हेलो स्टूडेंट्स, पल्लव फिजिक्स के अमेजिंग प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। तो आज हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल के बारे में और आज इंट्रोडक्शन पार्ट रहेगा। तो आज हम लोग बेसिकली चार्जेस और कूलम्स लॉ के बारे में बात करेंगे। इनफैक्ट चार्जेस को बहुत डेप्थ में समझेंगे और चार्जेस के कुछ प्रॉपर्टीज़ को भी देखेंगे, है ना। तो चलिए शुरू करते हैं आज का जो टॉपिक है उसको। तो सबसे पहले आज के टॉपिक के बारे में डिटेल बात करने से पहले, तो आज तो बेसिकली चैप्टर का ये नाम है इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल, बट आज का जो डिस्कशन रहेगा वो चार्जेस और कूलम्स लॉ के अबाउट रिवॉल्व करेगा आज का डिस्कशन पूरा, है ना। तो स्टार्ट करते हैं। तो जितना भी मैटर हमारे आसपास है ना, मैटर आप लोग बचपन से पढ़ते हो। हर वो चीज़ मैटर है जिसका कुछ मास हो और वो जगह लेता हो, तो वो क्या है? मैटर है ना। एनीथिंग दैट ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैव मास आर मैटर। एयर, वाटर, ग्लास और सब कुछ आपके आसपास जो भी है, आप खुद भी एक मैटर हो, हम भी मैटर है ना। तो जितना भी मैटर है हमारे आसपास, ये सब बना हुआ है एलिमेंट्री पार्टिकल से। एलिमेंट्री पार्टिकल कहने का मतलब है कि एटम और एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, है ना, दीज आर एलिमेंट्री पार्टिकल। तो मैटर बना हुआ है किससे? एलिमेंट्री पार्टिकल से, ठीक है। और एलिमेंट्री पार्टिकल जब कहते हैं तो इसका मतलब होता है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, है ना। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ये मीन करता है एलिमेंट्री पार्टिकल कहने से। बेसिकली मीन यही करता है। तो मैटर में क्या है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। आपको ये बात पता है कि इलेक्ट्रॉन का मास होता है ना, 9.11 इंटू 10 पे पावर -31 kg। प्रोटॉन का मास होता है 1.67 इंटू 10 पे पावर -27 kg। न्यूट्रॉन का भी लगभग वही होता है। अगर 2 डेसिमल प्लेसेस तक बात करें तो थोड़ा सा ज़्यादा कम होता है, डिफर करता है, लेकिन ठीक है, हम रफली उतना ही लेने वाले हैं अभी, ठीक है। -27 kg, ठीक है, रफली उतना ही लेके समझेंगे, ठीक है। तो ये बात तो समझ में आई। अब यहाँ पे हम लोग बात कर लेते हैं कि ये मासेस हो गया, है ना। एलिमेंट्री पार्टिकल का क्या हो गया? मासेस, इलेक्ट्रॉन का, प्रोटॉन का, न्यूट्रॉन का, है ना। अब अगर इस एलिमेंट्री पार्टिकल में मासेस है तो ग्रेविटेशनल फोर्स जरूर लगेगा, है कि नहीं। ये ग्रेविटेशन चैप्टर 9th क्लास, अगर आप सीबीएसई के हो तो आपने पढ़ा होगा ग्रेविटेशन, है ना। वहाँ पे ये सिखाया जाता है कि अगर दो बॉडी है और उसमें मास है तो उस पे दोनों बॉडी एक दूसरे पे ऐसे ग्रेविटेशनल पुल लगता है ना, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है, गुरुत्वाकर्षण बल। दो दो मासेस अगर है m1 और m2 और ये कुछ r डिस्टेंस से सेपरेटेड है तो इस पे ग्रेविटेशनल पुल लगता है ना, ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है F ग्रेविटेशनल, और वो होता है G m1 m2/r²। अगर मासेस है तो मेरे पास यहाँ भी जो एलिमेंट्री पार्टिकल है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इसमें भी क्या है? मासेस है, तो डेफिनेटली ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा। तो उसी की बात करने वाले हैं। तो मास की वजह से, है ना, ड्यू टू देयर मास, देयर मतलब इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, उनमें मासेस होने की वजह से ग्रेविटेशनल फोर्स, है ना, ग्रेविटेशनल फोर्स लगने वाला है कि नहीं। उनमें मासेस होने की वजह से ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा। तो वन बाय वन समझेंगे। अगर मान लो एक इलेक्ट्रॉन है ना, ये, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन है ये, और दूसरा इलेक्ट्रॉन है ये, है ना, दूसरा इलेक्ट्रॉन है ये, और ये कुछ 1 सेंटीमीटर की दूरी से सेपरेटेड है, ठीक है। तो इस पे क्या लगेगा? ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा। अभी सिर्फ हम मास के प्रॉपर्टी को ध्यान में रख के बात करते हुए कह रहे हैं, है ना। आपको इनफैक्ट बहुत आइडिया है, लेकिन अभी आप बेसिक से समझो। अभी आप ऐसा समझो, आपको इलेक्ट्रॉन के मास के अलावा और कोई प्रॉपर्टी उससे रिलेटेड आपको पता नहीं है, ऐसे आपको समझना है अभी।
तो इलेक्ट्रॉन दो पार्टिकल हो गया, उसका मास है, और मान लो हम एक सेपरेशन दे रहे हैं 1 सेंटीमीटर, तो कितना ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा, है ना। तो ग्रेविटेशनल फोर्स जी ऐसे लिख देते हैं, ये लगेगा G m1m2/r², है ना। जी मास ऑफ इलेक्ट्रॉन दोनों सेम ही है, बाय r², ये 1 सेंटीमीटर। तो जी का वैल्यू 6.67 इंटू 10⁻11 इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है 9.11 इंटू 10⁻31, और इसका स्क्वायर डिवाइड बाय, क्योंकि 2 बार है ना, 2 बार है, और r², 10⁻⁻2, ये मीटर का स्क्वायर, ठीक है, ये मीटर का स्क्वायर। तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो ये आएगा 5.5 इंटू 10⁻⁻67 न्यूटन, है ना। ये आप कैलकुलेट करोगे तो इतना आ जाएगा। और देखो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है अट्रैक्टिव इन नेचर, है ना, अट्रैक्टिव होता है। तो दो इलेक्ट्रॉन के बीच जो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है वो कैसा है, अट्रैक्टिव। दो इलेक्ट्रॉन के बीच जो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है वो कैसा है, अट्रैक्टिव, ठीक है। ये पहले इतनी बात समझ में आई, ये पहले इतनी बात आपको समझ में आई, है ना। तो दो इलेक्ट्रॉन के बीच जो फोर्स लग रहा है दैट इज ग्रेविटेशनल मास की वजह से। तो अब वही इलेक्ट्रॉन है ना, वही सेम इलेक्ट्रॉन, और वही ये दूसरा इलेक्ट्रॉन, और वही ये 1 सेंटीमीटर सेपरेशन है ना। तो मासेस की वजह से तो देख लिए, है ना, कि जो फोर्स लग रहा है अट्रैक्टिव ग्रेविटेशनल फोर्स वो देख लिए 5.5 इंटू 10⁻⁻67 न्यूटन। और क्या देखने को मिलता है कि वो तो ग्रेविटेशनल फोर्स हो गया मासेस की वजह से। और क्या देखने को मिलता है कि वही सेम इलेक्ट्रॉन जो 1 सेंटीमीटर डिस्टेंस से सेपरेटेड है, इसके बीच में एक और फोर्स लगता है रिपल्सिव नेचर का, है ना। एक और फोर्स लगता है रिपल्सिव नेचर का, रिपल्सिव फोर्स लगता है ना। और इस फोर्स का जो मैग्नीट्यूड आ रहा है, इस फोर्स का ये कितना आ रहा है, ये सब कुछ कैलकुलेट करके आ रहा है। और वो क्या है, वो सब एकदम नजर आंख एकदम, मतलब कंटेंट देखो, मतलब ज्यादा अपना पास्ट का नॉलेज मत लगाओ, अभी बस समझते जाओ खाली। और क्या देखा गया साथ में कि इलेक्ट्रॉन जो 1 सेंटीमीटर से सेपरेटेड है, इसके बीच एक रिपल्सिव फोर्स भी लग रहा है। ग्रेविटेशनल तो हो गया, मासेस की वजह से अट्रैक्टिव, एक और फोर्स देखने को मिल रहा है रिपल्सिव फोर्स, और इसका जो मैग्नीट्यूड है वो आ रहा है 2.3 इंटू 10⁻⁻24 न्यूटन, है ना। तो देखो ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स अभी आया अट्रैक्टिव वाला 5.5 इंटू 10⁻⁻67 न्यूटन, उससे तो ये वाला फोर्स ज्यादा ही है ना। देखो ये 10⁻⁻24 है, निगेटिव में जितना कम वैल्यू उतना ज्यादा है वो नंबर, है ना। 10⁻⁻67 मतलब ये जब नीचे आएगा पॉजिटिव पावर होके तो ग्रेविटेशनल फोर्स का वैल्यू बहुत कम हो जाएगा। वो 24 ही है निगेटिव में, तो नीचे आएगा तो थोड़ा ज्यादा रहेगा 67 वाले से। 67 पे मत जाओ, वो निगेटिव है, वो और छोटा कर देगा फोर्स को। 24 थोड़ा कम है तो उसका मैग्नीट्यूड ज्यादा रहेगा, है ना। तो यहाँ पे हमको ये दिख रहा है कि ये वाला जो फोर्स है, जो भी ये फोर्स है, ये ग्रेविटेशनल फोर्स से ज्यादा है ना। ये जो अट्रैक्टिव नेचर का फोर्स है, इससे ये रिपल्सिव नेचर वाला फोर्स का मैग्नीट्यूड ज्यादा है। तो नेट फोर्स कैसा बनेगा, रिपल्सिव नेचर का, है ना, नेट फोर्स, है ना। ग्रेविटेशनल भी है मासेस की वजह से, लेकिन एक और फोर्स है जो रिपल्सिव नेचर का है और इतने मैग्नीट्यूड का है, 2.3 इंटू 10⁻⁻24 न्यूटन। यही जो फोर्स आया है ये F, इसी को कहते हैं इलेक्ट्रिक फोर्स, है ना। इसी को बोला जाता है इलेक्ट्रिक फोर्स, ठीक है। जो 2.3 इंटू 10⁻⁻24 न्यूटन आया, उसी को कहते हैं इलेक्ट्रिक फोर्स, ठीक है। तो मासेस की वजह से तो हो गया ग्रेविटेशनल फोर्स, अट्रैक्टिव फोर्स, लेकिन ये एक और फोर्स देखने को मिला रिपल्सिव नेचर का, जो कि है जिसको हम लोग कह रहे हैं इलेक्ट्रिक फोर्स। तो मासेस वाला प्रॉपर्टी की वजह से ग्रेविटेशनल देखने को मिला, और हमको उसके साथ एक और फोर्स रिपल्सिव नेचर का देखने को मिला जिसको इलेक्ट्रिक फोर्स कह रहे हैं।
इसका मतलब ग्रेविटेशनल मास वाले प्रॉपर्टी के कॉरेस्पॉन्डिंग है, तो उसी तरह से इलेक्ट्रिक फोर्स भी किसी न किसी प्रॉपर्टी के कॉरेस्पॉन्डिंग है। मतलब मास के अलावा और भी कोई तीसरा प्रॉपर्टी है मैटर में, बॉडी में, है ना, एलिमेंट्री पार्टिकल के पास, है ना, उसके पास और भी प्रॉपर्टी है मासेस के अलावा। उसी प्रॉपर्टी का नाम है चार्ज, है ना। जिस प्रॉपर्टी, जैसे मास प्रॉपर्टी के कॉरेस्पॉन्डिंग ग्रेविटेशनल फोर्स, तो इलेक्ट्रिक फोर्स किस प्रॉपर्टी के कॉरेस्पॉन्डिंग है? दैट प्रॉपर्टी इज चार्ज, है ना। जो मास के अलावा एक और दूसरा प्रॉपर्टी चार्ज। तो यहां पे लिखेंगे कि अपार्ट फ्रॉम मास अगर दूसरा कुछ प्रॉपर्टी ना होता तो ये इलेक्ट्रिक फोर्स रिपल्सिव नेचर का इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच देखने को नहीं मिलता। इसका मतलब अपार्ट फ्रॉम मास इलेक्ट्रॉन मस्ट हैव additional property which is responsible for इलेक्ट्रिक फोर्स, है ना, जो इलेक्ट्रिक फोर्स के लिए जिम्मेदार है, और इसी प्रॉपर्टी का नाम है चार्ज, है ना। दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड चार्ज। इसी प्रॉपर्टी को कहते हैं चार्ज। तो चार्ज वो प्रॉपर्टी है किसी भी मैटर का जो एसोसिएटेड है एलिमेंट्री पार्टिकल से, है ना। तो चार्ज को आप ऐसे डिफाइन कर सकते हो कि चार्ज इज बेसिक प्रॉपर्टी associated with elementary particle, ठीक है। इसी को हम लोग कहते हैं, और इसी प्रॉपर्टी के कॉरेस्पॉन्डिंग जो रिपल्सिव फोर्स देखने को मिला इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच, उसी को बोला जाता है इलेक्ट्रिक फोर्स, है ना। और वो थोड़ा ज्यादा देखने को मिला ग्रेविटेशनल फोर्स से, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच तो देख लिए, वही सेम कहानी, है ना, प्रोटॉन और प्रोटॉन के बीच, है ना। ये दूसरा प्रोटॉन 1 सेंटीमीटर की दूरी पे, दूसरा प्रोटॉन, है ना, दूसरा प्रोटॉन 1 सेंटीमीटर की दूरी पे ये रखा गया। तो यहां पे फिर से एक फोर्स देखने को मिला प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच, और वो भी कितना था, इसको भी लिख रहे हैं, ये इलेक्ट्रिक फोर्स है जो चार्ज की वजह से है, जो प्रॉपर्टी है चार्ज उसकी वजह से। ये कितना देखने को मिला, ये भी सेम 2.3 इंटू 10 पे पावर -24 न्यूटन, है ना, ठीक है। ये भी उतना देखने को मिला। अगर हम बात करें न्यूट्रॉन की, न्यूट्रॉन, है ना, और ये दूसरा न्यूट्रॉन, और ये भी 1 सेंटीमीटर से सेपरेटेड है, तो यहां पे जो फोर्स देखने को मिला वो कितना देखने को मिला, 1.9 इंटू 10 पे पावर -60 न्यूटन। लेकिन यहाँ पे ये इलेक्ट्रिक फोर्स देखने को नहीं मिला, यहाँ पे ये ग्रेविटेशनल फोर्स देखने को मिला, सिर्फ मासेस की वजह से, है ना। सिर्फ मासेस की वजह से ग्रेविटेशनल फोर्स न्यूट्रॉन में देखने को मिला। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन में ही सिर्फ इलेक्ट्रिक फोर्स देखने को मिला ग्रेविटेशनल फोर्स के अलावा। तो यहां पे एक लाइन पहले लिखें, ओनली इन, ये 3 एलिमेंट्री पार्टिकल के लिए बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के लिए। ओनली इन प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, सॉरी न्यूट्रॉन नहीं, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन में तो दिखा ही नहीं, इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रिक फोर्स वॉज सीन, इलेक्ट्रिक फोर्स वॉज ऑब्जर्व्ड, है ना। इलेक्ट्रिक फोर्स किसमें ऑब्जर्व हुआ, सिर्फ और सिर्फ प्रोटॉन में और इलेक्ट्रॉन में, और सेम मैग्नीट्यूड का हुआ। देखो यहाँ पे ये कहा गया, हाँ, ये इलेक्ट्रॉन वाले के केस में, ये इलेक्ट्रॉन वाले के केस में ये 2.3 इंटू 10 पे पावर -24 न्यूटन,
और प्रोटॉन वाले के केस में भी 2.3 इंटू -24 न्यूटन। यानी कि इलेक्ट्रिक फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है ना देखने को मिला जब हम इलेक्ट्रॉन को 1 सेंटीमीटर से सेपरेट करते हैं या प्रोटॉन को, तो इलेक्ट्रिक फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है ना देखने को मिला वो सेम था, है ना, वो सेम देखने को मिला। तो यहाँ पे एक लाइन लिखेंगे, द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स फॉर इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन है ना was found to be same, एकदम सेम आ गया। इससे क्या कंक्लूजन मिला? इससे कंक्लूजन क्या मिला? देखो इलेक्ट्रिक फोर्स जो है वो किस प्रॉपर्टी के कॉरेस्पॉन्डिंग है? चार्ज, है ना। इलेक्ट्रॉन पे सेम चार्ज है, मतलब सेम पार्टिकल है तो सेम तरह का चार्ज है, तो रिपल्सिव फोर्स, रिपल्सिव इलेक्ट्रिक फोर्स। प्रोटॉन के भी सेम चार्ज है तो रिपल्सिव इलेक्ट्रिक फोर्स। और सेम मैग्नीट्यूड का, अगर दोनों इलेक्ट्रॉन भी 1 सेंटीमीटर, प्रोटॉन भी 1 सेंटीमीटर से सेपरेटेड है, तो जो मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स देखने को मिला इलेक्ट्रिक फोर्स वो था सेम। इसका मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रिक फोर्स चार्ज के कॉरेस्पॉन्डिंग एक फोर्स है, एक प्रॉपर्टी है चार्ज, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग वो फोर्स है। जैसे मास प्रॉपर्टी के कॉरेस्पॉन्डिंग ग्रेविटेशनल फोर्स, चार्ज प्रॉपर्टी के कॉरेस्पॉन्डिंग इलेक्ट्रिक फोर्स। इसका मतलब ये हुआ कि फोर्स सेम है दोनों के केस में, इलेक्ट्रिक फोर्स सेम है। इसका मतलब अमाउंट ऑफ चार्ज, जो चार्ज इलेक्ट्रॉन पे है या प्रोटॉन पे है वो भी सेम होगा, है ना, क्योंकि इलेक्ट्रिक फोर्स सेम है तो चार्ज जो है वो भी सेम होगा। तो अमाउंट ऑफ चार्ज, इसका मतलब ये हुआ, इसी का मतलब लिख रहे हैं, इसका मतलब ये हुआ अमाउंट ऑफ चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन is same as that of proton, है ना। जितना चार्ज इलेक्ट्रॉन पे उतना ही चार्ज प्रोटॉन पे, तभी तो इलेक्ट्रिक फोर्स सेम है ना। 2.3 इंटू 10 पे पावर -24 न्यूटन है कि नहीं, अगर 1 सेंटीमीटर से सेपरेट करें तो। ठीक है, ये बात पहले कंक्लूड हो गई कि अमाउंट ऑफ चार्ज जो है वो सेम है जितना प्रोटॉन पे है। अगली बात जो देखने को मिली ये कि अगर हम इलेक्ट्रॉन लेते हैं, है ना, और प्रोटॉन लेते हैं और इसको 1 सेंटीमीटर से सेपरेट किया जाता है, सेपरेट करके रखा जाता है इलेक्ट्रॉन को और या प्रोटॉन को, तो फिर से वही इलेक्ट्रिक फोर्स, है ना, इलेक्ट्रिक फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है फिर से वही देखने को मिलता है 2.3 इंटू 10 पे पावर -24 न्यूटन। लेकिन जब इलेक्ट्रॉन था और प्रोटॉन था तो फोर्स कैसा था? इलेक्ट्रिक फोर्स रिपल्सिव नेचर का था, है ना, रिपेल कर रहा था एक दूसरे को ऐसा। लेकिन जब अपोजिट नेचर का पार्टिकल रख रहे हैं, इलेक्ट्रॉन है प्रोटॉन है, तो मैग्नीट्यूड भले सेम हो लेकिन इस समय अट्रैक्टिव नेचर का इलेक्ट्रिक फोर्स, है ना, इलेक्ट्रिक फोर्स का नेचर कैसा हो गया यहाँ पे? अट्रैक्टिव। जब सेम था तो इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन था तो रिपल्सिव, अभी क्या है? अट्रैक्टिव, जब नेचर दोनों का बदल दिए तो इसका मतलब ये हुआ कि अमाउंट ऑफ चार्ज भले सेम है ना, इलेक्ट्रिक फोर्स का नेचर बदल रहा है ना, एक बार अट्रैक्टिव एक बार रिपल्सिव, तो मैग्नीट्यूड भले सेम आ जा रहा है, मैग्नीट्यूड अमाउंट ऑफ चार्ज से फर्क पड़ेगा मैग्नीट्यूड पे, तो अमाउंट ऑफ चार्ज भले सेम हो जाए लेकिन जो उस चार्ज का नेचर है वो डिफरेंट है, तभी तो अट्रैक्टिव आता है अगर अपोजिट लेते हैं तो, और रिपल्सिव आता है जब दोनों सेम तरह का पार्टिकल लेते हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि ऑल्दो द अमाउंट ऑफ चार्ज इज सेम, although the amount of charge is same but nature is different, तभी तो इलेक्ट्रिक फोर्स कभी रिपल्सिव है जब सेम तरह का पार्टिकल लेते हैं और अट्रैक्टिव है जब अपोजिट तरह का
पार्टिकल लेते हैं। तो नेचर है डिफरेंट। ठीक है, ये पहले इतनी बात समझ में आई। आगे बढ़ते हैं। अगर हम एक बॉक्स ले लें, कोई एक मतलब बॉक्स मतलब उसका कुछ स्पेस हो, उसके अंदर कुछ वॉल्यूम ले लें, है ना, कुछ बॉक्स ही ले लें, चलो कुछ बॉक्स ले लें ऐसे, और इसमें एक इलेक्ट्रॉन रख दें और एक प्रोटॉन रख दें। ठीक है, अगर हम एक बॉक्स ले लें और उसमें एक इलेक्ट्रॉन डाल दें, एक प्रोटॉन डाल दें, और इससे कुछ, चलो कुछ आर दूरी पे, है ना, कुछ आर डिस्टेंस पे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन रख दिए हैं या प्रोटॉन रख दिए हैं, कुछ भी, है ना। एक बॉक्स में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन ले लिए, एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन, और उससे कुछ आर दूरी पे इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन रख दिए हैं। क्या देखने को मिलता है कि ये जो बॉक्स वाला सिस्टम है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का सिस्टम, ये कुछ नहीं इफेक्ट दिखाता, ना ही इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचता है या प्रोटॉन को खींचता है या उसको रिपेल करता है, कुछ कुछ ऐसा देखने को नहीं मिलता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पे भले चार्ज है, सेम अमाउंट का चार्ज है, लेकिन नेचर अलग अलग है। उसकी वजह से नेट चार्ज जीरो है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के सिस्टम का। जो ये सिस्टम, ये बॉक्स लिए हैं, इसमें चार्ज भले है लेकिन नेट चार्ज जीरो है, जिसकी वजह से ये ना कोई इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच रहा है या रिपेल कर रहा है। मान लो बॉक्स में नेट चार्ज निगेटिव होता तो इलेक्ट्रॉन को रिपेल कर देता, प्रोटॉन को अट्रैक्ट कर लेता। बॉक्स में नेट चार्ज पॉजिटिव बनता, है ना, प्रोटॉन नेट चार्ज रहता तो प्रोटॉन को रिपेल कर देता, इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर लेता, है कि नहीं। तो कोई इफेक्ट यहाँ पे देखने को नहीं मिला, है ना। नेट चार्ज इस सिस्टम का, इस इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन वाले डब्बे का नेट चार्ज क्या है, जीरो, है ना, क्योंकि हम एक इलेक्ट्रॉन लिए हैं, एक प्रोटॉन लिए हैं, तो नेट चार्ज क्या है, जीरो। सो देयर इज नो, है ना, सो देयर इज नो अट्रैक्शन और रिपल्सन on either electron or proton kept at distance r from the electron proton system। ये जो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन सिस्टम है, ये जो डब्बा है जिसमें एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन रखा है, इसी को इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन सिस्टम कह रहे हैं। ठीक है, तो ये पहले इतनी बात क्लियर है। अब ये बात समझ में आ गई कि बॉक्स में एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन है तो नेट चार्ज जीरो बन जा रहा है। तो अब थोड़ा ऐसे बेटर होगा कहना, है ना, इट विल बी नाउ बेटर टू से लाइक दैट। अब ऐसे कहना बेटर होगा कि जो इलेक्ट्रॉन है ना, और ये जो प्रोटॉन है ना, इसमें से एक चार्ज पॉजिटिव है और एक चार्ज नेगेटिव है ना, तभी तो नेट चार्ज कुछ नहीं बच रहा, नेट चार्ज जीरो हो जा रहा है, कैंसल नलीफाई कर दे रहा है। तो अब ये बेहतर होगा कहना कि दोनों में से एक चार्ज नेगेटिव है और एक चार्ज पॉजिटिव है। आर्बिट्ररली हम लोग ऐसे कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज है, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज है। ये बस एक कन्वेंशन है ना, ये बस एक कन्वेंशन है कि इलेक्ट्रॉन, ऐसा नहीं है कि इलेक्ट्रॉन पे कहीं से अमाउंट ऑफ चार्ज कम होता है प्रोटॉन से, अमाउंट वाइज मैग्नीट्यूड वाइज सेम होता है दोनों पे। बस ये जस्ट एक कन्वेंशन बनाया गया कि इलेक्ट्रॉन को बोला जाए निगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल, प्रोटॉन को बोला जाए पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल, है ना, इट इज जस्ट अ कन्वेंशन, है ना। तो ठीक है, तो इट इज better to define one charge as positive, इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन में से, and other as negative, है ना। we arbitrarily say the charge on, हम लोग ऐसे कह देते हैं कि इट इज जस्ट, इसको लिख भी दें, इट इज जस्ट बाय कन्वेंशन, इट इज जस्ट बाय कन्वेंशन, ट्रेडिशन, परंपरा यही चली आ रही है कि वी से चार्ज ऑन
electron is negative and that on proton is positive। ये जस्ट एक कन्वेंशन है। तो ये चार्ज का पूरा डिटेल आइडिया आपको अब तक लग गया होगा, है ना। अब थोड़ा हम आगे बढ़ते हैं इससे और अब बात करते हैं यूनिट ऑफ चार्ज की। तो SI यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलम, है ना, और इसको सिंबॉलिकली C से दिखाते हैं। तो चार्ज का SI यूनिट कूलम होता है। चार्ज का डेफिनेशन आप लिख सकते हो, पहले ही लिख दिए। चार्ज बेसिक प्रॉपर्टी है किसी भी मैटर का जो एसोसिएटेड है एलिमेंट्री पार्टिकल से, है ना, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन इससे, है कि नहीं। तो चार्ज बेसिक प्रॉपर्टी है मैटर का जो कि एसोसिएटेड है एलिमेंट्री पार्टिकल से। ठीक है, ये डेफिनेशन भी लिख लोगे। आगे इसमें कुछ क्वेश्चन बनता है, डिफाइन वन कूलम्ब। वन कूलम्ब क्या होगा डेफिनेशन? तो वन कूलम्ब किसका, कूलम्ब किसका यूनिट है? चार्ज का। तो वन कूलम्ब इज द चार्ज फ्लोइंग थ्रू, है ना, फ्लोइंग थ्रू अ वायर और कंडक्टर, है ना। वन कूलम्ब इज द चार्ज फ्लोइंग थ्रू अ वायर इन 1 सेकेंड when current of 1 एम्पियर इज फ्लोइंग थ्रू इट। अगर वायर से 1 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है तो हम लोग कहेंगे कि 1 कूलम्ब, है ना, 1 कूलम्ब चार्ज जो है वो फ्लो कर रहा है पर सेकेंड, है ना। ऐसे ऐसे कहते हैं ना करंट का डेफिनेशन, I इक्वल टू क्यू बाई टी, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। क्यू क्या है? कूलम्ब, टाइम क्या है? सेकेंड, है ना। तो 1 कूलम्ब कब कहेंगे? तो 1 कूलम्ब का चार्ज फ्लो कर रहा है वायर में तभी कहेंगे जब हर सेकेंड 1 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है ना। तो इसको डेफिनेशन को लिख देते हैं। 1 कूलम्ब is the charge flowing through wire in 1 second, है ना, in 1 second। 1 coulomb is the charge flowing through the wire in 1 second if current of 1 ampere is flowing through it, ठीक है। अगर 1 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है पर सेकेंड तो हम कहते हैं कि 1 कूलम्ब का चार्ज वायर से फ्लो हो रहा है 1 सेकेंड में। तो 1 कूलम्ब का मतलब है कि 1 कूलम्ब इज द चार्ज फ्लोइंग थ्रू द वायर इन 1 सेकेंड, अगर 1 एम्पियर का करंट उससे फ्लो होता है तो। ठीक है, ये पहले इतनी बात समझ में आ गई। तो चार्ज की बहुत बात हो गई। अब चार्ज के मैग्नीट्यूड की बात कर लें, है ना। चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन और चार्ज ऑन प्रोटॉन, है ना। तो चार्ज ऑन प्रोटॉन यानी कि ई से दिखाएंगे इसको, और ये होता है 1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। और सेम होता है चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन के लिए, मैग्नीट्यूड ई से ही दिखाएंगे, बस इसमें माइनस साइन लगा के लिखते हैं, निगेटिव ऑफ दिस, क्योंकि निगेटिवली चार्ज पार्टिकल है इलेक्ट्रॉन, इंटू 10⁻⁻19 कूलम, -1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो आई होप ये पूरी बात आपको समझ में आई है। और आगे हम लोग बात कर लेते हैं अब प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज की। कुछ इंपॉर्टेंट 2-3 प्रॉपर्टीज के बारे में बात करेंगे, है ना, जो इम्पोर्टेंट है। बाकी आपका सब पढ़ा हुआ तो है ही, है ना। तो इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज के बारे में बात करेंगे, चार्ज के इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज के बारे में। तो सबसे पहला, चार्ज इज कंजर्व्ड। चार्ज इज कंजर्व्ड, तो किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम में, है ना, किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम में चार्ज हमेशा कंजर्व रहता है।
चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ये लाइन गलत है। चार्ज डिस्ट्रॉय और क्रिएट किया जा सकता है, लेकिन नेट चार्ज को क्रिएट या डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता। चार्ज तो हम क्रिएट या डिस्ट्रॉय कर ही सकते हैं, है ना। सिल्क को रब करो, है ना, ग्लास रॉड से, तो चार्ज आ जाएगा। चार्ज तो क्रिएट कर ही सकते हैं, है कि नहीं। लेकिन उस पूरे सिस्टम की बात करें कि नेट चार्ज कितना है ग्लास रॉड और सिल्क क्लॉथ, ये पूरे नेट सिस्टम का, तो नेट चार्ज हमेशा 0 है। वो आप नेट चार्ज मतलब क्रिएट या डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, है ना। 0 नहीं कहना, मतलब नेट चार्ज जो है वो आप क्रिएट या डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, है ना। तो चार्ज कंजर्व का मतलब ये नहीं है कि चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ये मतलब नहीं है। मतलब ये है कि चार्ज क्रिएट या डिस्ट्रॉय तो कर ही सकते हैं। बीटा डीके में कैसे होता है, न्यूट्रॉन से प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन बनता है और एंटी न्यूट्रिनो निकलता है। वो मॉडर्न फिजिक्स में वो सब पढ़ेंगे थोड़ा आगे, एंड में नवंबर दिसंबर के टाइम में। तो हम चार्ज क्रिएट कर सकते हैं और डिस्ट्रॉय भी कर सकते हैं, लेकिन नेट चार्ज का हम कुछ नहीं कर सकते। नेट चार्ज हमेशा कंजर्व रहेगा, है ना। ये पॉसिबल नहीं है क्रिएट या डिस्ट्रॉय करना नेट चार्ज। चार्ज तो हम क्रिएट या डिस्ट्रॉय कर ही सकते हैं। तो चार्ज इज कंजर्व्ड मतलब इन एन आइसोलेटेड सिस्टम, इन एन आइसोलेटेड सिस्टम चार्ज इज कंजर्व्ड। किसी आइसोलेटेड सिस्टम में चार्ज क्या होता है, वो रहता है कंजर्व। तो यहां पे हम लिख दें, इट मीन्स चार्ज कैन बी क्रिएटेड और destroyed, but it is not possible to create or destroy net charge, है ना। लेकिन नेट चार्ज क्रिएट या डिस्ट्रॉय करना ये पॉसिबल नहीं है ना। एक बीटा डीके भी प्रोसेस होता है ना, बीटा डीके, ये पढ़ोगे आप लोग मॉडर्न फिजिक्स में। इसमें न्यूट्रॉन जो है ये बन जाता है प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन और एंटी न्यूट्रिनो। तो देखो कि नेट चार्ज, देखो चार्ज तो बना, है ना, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन इस प्रोसेस में। लेकिन तो ये बात सही है कि चार्ज क्रिएट और डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, लेकिन नेट चार्ज सिस्टम का अभी भी वही है जो पहले था और जो बाद में है। देखो पहले न्यूट्रॉन पे 0 चार्ज था, बाद में भी 0 है, प्लस प्रोटॉन का और इलेक्ट्रॉन का 1 माइनस, ये प्लस माइनस क्या हो गया 0, एंटी न्यूट्रॉन उस पर तो चार्ज होता नहीं, तो ये हो गया 0। तो जो चार्ज पहले था जितना इस इवेंट के पहले, बीटा डीके के पहले, वही चार्ज टोटल है बीटा डीके के बाद। तो वही लिखे हैं कि नेट चार्ज क्रिएट या डिस्ट्रॉय करना पॉसिबल नहीं है। नेट चार्ज पहले भी 0 था, नेट चार्ज बाद में भी 0 है, +1 प्रोटॉन पे -1 इलेक्ट्रॉन पे, +1 -1 0 हो गया, और पहले भी 0 था। तो किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम में चार्ज कंजर्व रहता है, ये बात आपको पहले दिमाग में बिठा लेनी है सही से। चार्ज रहता है हमेशा कंजर्व। एक और इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी की बात कर लेते हैं, चार्ज इज क्वांटाइज्ड, है ना। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या मतलब है इसका? तो इसका बड़ा ही सिंपल सा मतलब है कि किसी भी ऑब्जेक्ट पे जो चार्ज होगा, नेट चार्ज, टोटल चार्ज, है ना, किसी भी ऑब्जेक्ट पे जो चार्ज होगा वो इंटीग्रल मल्टीपल होगा, है ना। वो इंटीग्रल मल्टीपल होगा स्मॉल ई का। स्मॉल ई मतलब चार्ज ऑन एलिमेंट्री पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन। जो मैग्नीट्यूड आया था ना अभी, ये ई का जो मैग्नीट्यूड आया था 1.602 इंटू 10 पे पावर -19 कूलम। ये सिर्फ मैग्नीट्यूड लिख रहे हैं, साइन को भी रहने दो। स्मॉल ई का वैल्यू यही होता है इलेक्ट्रॉन पे चार्ज और प्रोटॉन पे चार्ज। मैग्नीट्यूड वाइज इलेक्ट्रॉन में निगेटिव साइन लग के होता है। तो चार्ज इज क्वांटाइज्ड कहने का मतलब है कि किसी भी ऑब्जेक्ट पे चार्ज जो है
वो हमेशा इसके मल्टीपल में होगा। मल्टीपल में होगा, इंटीग्रल मल्टीपल में होगा। मतलब 1 इंटू ई होगा, 2 इंटू ई होगा, 3 इंटू ई होगा, है ना, 65 इंटू ई होगा। ऐसा इंटीग्रल मल्टीपल, ऐसा नहीं होगा 2.3 इंटू ई, ऐसा नहीं होता है ना। तो किसी भी ऑब्जेक्ट पे जो चार्ज होता है वो हमेशा इंटीग्रल मल्टीपल होता है उस ई का। तो वो जो ई है 1.602 इंटू 10⁻⁻19, उसका इंटीग्रल मल्टीपल होगा एन ई, है ना, जो आप बचपन से पढ़ते हो, Q इज इक्वल टू एन ई, ऐसे करके पढ़ते हैं नहीं। तो नेट चार्ज किसी भी बॉडी पे, सिस्टम पे क्या है, एन क्या है, एन है इंटीजर, जो आप मैथमेटिक्स में पढ़ते हो, निगेटिव, पॉजिटिव और जीरो, वो इंटीजर। तो वही इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ ई, तो दिस इज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। ठीक है, इसी को कहते हैं क्वांटाइजेशन। तो इसको लिख भी देते हैं, चार्ज ऑन एनी ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ ई, है ना। ई को आप कह लो चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन और चार्ज ऑन प्रोटॉन, जो भी कह लो, उसका इंटीग्रल मल्टीपल होता है। जो वैल्यू है उसका इंटीग्रल मल्टीपल होता है। और शॉर्ट में ऐसे आप लिख सकते हो Q इज इक्वल टू एन ई, है ना। ये एक फेमस रिलेशन है, Q इज इक्वल टू एन ई, एन है इंटीजर। तो अब आप कुछ और बातें इसमें ऐड कर सकते हो। इफ एन ऑब्जेक्ट कंटेन्स N1 इलेक्ट्रॉन्स, है ना, या N1 प्रोटॉन्स, जो भी कह लो एक ही बात है, N1 प्रोटॉन्स एंड N2 इलेक्ट्रॉन्स, देन नेट चार्ज ऑन द ऑब्जेक्ट, नेट चार्ज ऑन द ऑब्जेक्ट क्या होगा, ये होगा N1 और प्रोटॉन पे प्लस ई होता है, प्लस N2 इलेक्ट्रॉन पे माइनस ई होता है। नेट चार्ज क्या करेंगे, हम टोटल चार्ज जोड़ देते हैं, तो लेकिन इलेक्ट्रॉन पे माइनस ई होता है तो माइनस लिखना पड़ेगा। तो N1e माइनस N2e, और फाइनली जो नेट चार्ज बना वो हो गया N1 माइनस N2 इंटू में e। तो देखो N1 माइनस N2 भी क्या देगा, एक इंटीजर ही देगा, है ना। तो e का हमेशा इंटीग्रल मल्टीपल यही आएगा, e का हमेशा इंटीग्रल मल्टीपल आएगा। यही होता है चार्ज इज क्वांटाइज्ड, है ना। यही मतलब होता है चार्ज इज क्वांटाइज्ड कहने का, ये आप पढ़ते हो, पहले भी पढ़े हो। तो ये दो प्रॉपर्टी बेसिकली इंपॉर्टेंट है ना। आगे हम बात कर लेते हैं कि इंपॉर्टेंट लॉ की, है ना, जो इसमें जानना जरूरी है। कूलम्स लॉ, COULOMB', कूलम्स लॉ क्या कहता है। कूलम्स लॉ जैसे ग्रेविटेशन में पढ़ते हो, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, F इक्वल टू G m1m2/r²। उसी तरह से कूलम्स लॉ दो चार्जेस के लिए है। अगर दो चार्जेस है Q1 और दूसरा चार्जेस है Q2, और ये सेपरेटेड है बाय डिस्टेंस r, है ना, जैसे मासेस सेपरेटेड था और r डिस्टेंस है, तो m1m2/r² ऐसा आया था, कुछ वैसा ही यहाँ पे कहानी है कूलम्स लॉ के केस में। तो कूलम्स लॉ यही कहता है कि दो चार्जेस है Q1 Q2, है ना, Q1 एंड Q2, टू चार्जेस, और R इज द सेपरेशन बिटवीन देम, R क्या है, सेपरेशन बिटवीन देम। तो दोनों चार्जेस के बीच लगता है एक फोर्स, है ना, दोनों चार्जेस के बीच लगता है एक फोर्स। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस Q1 Q2, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम, जैसे यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में होता था वैसा ही कुछ। तो ये यहाँ से आ जाता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2/r², और ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाएंगे तो K आएगा, और ये Q1 Q2/r²।
तो F इक्वल टू के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर, यही आता है कूलम्स लॉ। इसी को कहते हैं कूलम्स लॉ, कुछ ऐसा है ना। तो कूलम्स लॉ बताता है कि दो चार्जेस के बीच कितना फोर्स लग रहा है, वो आर डिस्टेंस से सेपरेटेड है तो, है ना। ये यही बताता है कूलम्स लॉ। इसको आप वेक्टोरियली भी एक्सप्रेस कर सकते हो, है ना, कि ये एक चार्ज है और ये दूसरा चार्ज है और ये कुछ आर डिस्टेंस से सेपरेटेड है ना। मान लो ये भी फिलहाल ले रहे हैं कि दोनों सेम नेचर का चार्ज है, Q1 Q2 पॉजिटिव चार्ज ही ले रहे हैं, ठीक है, या निगेटिव, जो भी कह लो। अभी पॉजिटिव दिख रहा है तो आपको पॉजिटिव ही समझो, सेम नेचर का फिलहाल अभी है। तो ऐसे मान लें थोड़ी देर के लिए कि Q1 जो है Q2 पे फोर्स लगाएगा और Q2 Q1 पे फोर्स लगाएगा। कैसा फोर्स लगाएगा? रिपल्सिव। अगर पॉजिटिव पॉजिटिव लेके चल रहे हैं तो धक्का लगाएगा। अगर हम ये कहें कि Q1 Q2 पे फोर्स लगा रहा है तो इस पे धक्का लगाएगा। फोर्स किधर लगाएगा? इधर, है ना। ये होगा फोर्स का डायरेक्शन और ये होगा पोजीशन वेक्टर का डायरेक्शन, ऐसे, है ना। तो पोजीशन वेक्टर क्या होता है? पोजीशन वेक्टर होता है किस डायरेक्शन में? तो पोजीशन वेक्टर उस डायरेक्शन में होता है कि उस डायरेक्शन में होता है कि जिस चार्ज पे फोर्स लग रहा है ना, और जिसके द्वारा लग रहा है, ठीक है। तो आर जो बताता है वो बताता है पोजीशन वेक्टर ऑफ फोर्स एक्सपीरियंसिंग पार्टिकल विथ रिस्पेक्ट टू फोर्स एक्सर्टिंग पार्टिकल। तो ये जो Q1 है ये क्या कर रहा है? ये फोर्स एक्सर्ट कर रहा है और ये जो Q2 है ये फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है। Q1 Q2 पे जो फोर्स लगाया है ना F, ये दिख रहा है, अलग कलर से दिखाएं क्या? ये जो दिख रहा है ये फोर्स, ये क्या है? ये Q1 फोर्स लगा रहा है Q2 पे, है ना। तो वही तो लिखे हैं, Q2 फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है और Q1 फोर्स एक्सर्ट कर रहा है, ठीक है। तो ये भी लिख देते हैं कि ये जो R है, R इज पोजीशन वेक्टर ऑफ फोर्स एक्सपीरियंसिंग पार्टिकल with respect to force exerting particle, ठीक है। R क्या है? R है पोजीशन वेक्टर, ठीक है। R क्या है? R है पोजीशन वेक्टर। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं वेक्टोरियल नोटेशन में, वेक्टर साइन लगा के, है ना। इधर नहीं लिखे, मैग्नीट्यूड लिखे, वेक्टर भी लिख सकते हो, F वेक्टर K Q1 Q2। अब देखो नीचे था R स्क्वायर, है ना, हम इसको अब वेक्टर में लिखना चाह रहे हैं। तो वेक्टर में लिखना चाह रहे हैं तो डायरेक्शन दिखाना होगा। वेक्टर क्या होता है? मैग्नीट्यूड विथ डायरेक्शन। तो R स्क्वायर तो लिख रहे हैं, ठीक है, लेकिन डायरेक्शन किधर है फोर्स का? तो डायरेक्शन तो इधर ही था, दिखा हमको। तो R कैप, है ना, ये R कैप, है ना, यूनिट वेक्टर पढ़े हो आप 11th क्लास में। ये वेक्टर है R कैप, यूनिट वेक्टर, जो डायरेक्शन बताएगा फोर्स का, है ना। बेसिकली फोर्स का डायरेक्शन बताएगा। ये ऐसे दिख रहा है। तो R कैप को हम लिखेंगे K Q1 Q2। यूनिट वेक्टर क्या होता है? वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड। तो ये R कैप हो जाएगा R वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड, ये R आ जाएगा नीचे एक और। तो ये हो जाएगा K Q1 Q2 R वेक्टर डिवाइड बाय R क्यूब हो जाएगा, है ना। R स्क्वायर और R क्या हो जाएगा? R क्यूब। इसको इधर अलग से लिख दें, F वेक्टर हो जाएगा K Q1 Q2 बाय R क्यूब और ये R वेक्टर। पहले तो R कैप लिखे थे यूनिट वेक्टर बाय R स्क्वायर, वैसे भी लिख सकते हो और ऐसे भी लिख सकते हो। होता है ना यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर क्या होता है? ये होता है वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड, ठीक है। वहीं का वैल्यू सब्स्टिट्यूट किए, जो वेक्टर में आप पढ़ते हो वही लिखे हैं, ठीक है। तो ये वेक्टर नोटेशन में हो गया, है ना। ये हो गया वेक्टर नोटेशन में, वेक्टर नोटेशन में ये हो गया। और इसके पहले मैग्नीट्यूड सीधा सीधा लिखा हुआ था।
आर वेक्टर होता है पोजीशन वेक्टर किसका, जो पार्टिकल फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है फोर्स एक्सर्ट करने वाले से। ठीक है, तो के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर, मेनली ये आपको ध्यान रखना है, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। फोर्स मतलब इलेक्ट्रिक ये कूलम लॉ के हिसाब से दो चार्जेस के बीच जो फोर्स लग रहा है के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर, बस, है ना। मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस का प्रोडक्ट डिवाइड बाय स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस, और के ये कांस्टेंट आ जाता है। ठीक है, इतनी इतनी बात क्लियर है ना। ये के जो प्रोपोर्शनलिटी है ना कांस्टेंट है, इसको बेसिकली ऐसे दिखाते हैं 1/4πε0, है ना। के बेसिकली क्या है 1/4πε0, तो के की जगह आप लिख सकते हो 1/4πε0 Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर, है ना। 1/4πε0 ये के का वैल्यू है। यहाँ पे जो एप्सिलॉन नॉट है इसको कहते हैं परमिटिविटी इन फ्री स्पेस। परमिटिविटी बात करेंगे इस पे कभी डिटेल में, बस आप लिखते चलो और इसको समझते चलो। परमिटिविटी क्या होता है, परमिएबिलिटी क्या होता है, ये सब बात करेंगे आगे, धीरे धीरे इस चैप्टर में खुलेगा, है ना। परमिटिविटी इन फ्री स्पेस, और इसका वैल्यू भी होता है ना, एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन इसका वैल्यू भी होता है 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये इस तरह से इसका यूनिट भी होता है। ठीक है, तो यूनिट बनाना कोई बड़ी बात नहीं है, यूनिट आप यहीं से बता सकते हो, है ना। F 1/4πε, इसमें डरने की कोई बात नहीं है कि क्या यूनिट होगा, Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। तो एप्सिलॉन को देखो 1/4π तो कांस्टेंट है, इसका कुछ यूनिट होगा नहीं। एप्सिलॉन को यहाँ भेज दो और फोर्स को नीचे भेज दो, तो Q1 Q2 क्या हो जाएगा, कूलम्ब स्क्वायर, फोर्स हो जाएगा नीचे, मीटर स्क्वायर नीचे, इसी को ऊपर ले जाएंगे पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये तो आ गया कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। यही एप्सिलॉन का यूनिट आ गया, जो आप आसानी से यहाँ से निकाल सकते हो, इसको रटने का कोई ज़रूरत है नहीं। इसको कहते हैं परमिटिविटी इन फ्री स्पेस। फ्री स्पेस में परमिटिविटी क्या है ये बताता है एप्सिलॉन नॉट, है ना। बताएंगे कभी डिटेल में, परमिटिविटी वगैरह सब कुछ अच्छे से बताएंगे, है ना। परमिटिविटी, परमिएबिलिटी, ये सब आगे धीरे धीरे, ये सब डेफिनेशन इसका ये सब खुलेगा आगे धीरे धीरे, है ना। अभी आपको बस इसको नोट करना है और समझना है फिलहाल, धीरे धीरे एप्सिलॉन नॉट, म्यू नॉट, ये सब समझ में आएगा। तो ठीक है, तो ये हो गया कूलम्ब्स लॉ, है ना। आपको बस के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर इतना ध्यान रखना है ना। ये जो लास्ट में लिखे हैं बस इससे मतलब रखना है आपको, के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर, ये कूलम्ब्स लॉ है। तो आई होप ये पूरा कहानी आपको आज समझ में आया। अब हम लोग, ये इंट्रो था बेसिकली, अब हम लोग इसके बाद बात करेंगे किस बारे में, अब हम लोग इस बारे में बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, पोटेंशियल क्या होता है। ठीक है, मिलते हैं अगले लेक्चर में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।